हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज क्लास 10th के एनसीईआरटी को लेकर के चैप्टर 5 रहेगा। और जैसे कि आप सभी जो सीटेट कैंडिडेट थे जिन्होंने दिसंबर में दिया था सीटेट का एग्ज़ाम, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। सो अभी आप सभी के सामने जो वैकेंसी TRE 4 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इवन उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी हो, KVS, JSSB, इन सभी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए भी आप सभी एलिजिबल हो। सो NCERTs वगैरह जो कॉमन है सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको ज़रूर कवर अप करना शुरू कर दीजिए ना। सो क्लास 6 के NCERT मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दी है। और ये क्लास आपके लिए स्पेशल इसलिए होती है बिकॉज़ यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें हाईलाइट करके प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसे सेव कर सकते हो और जब चाहें आप रिवाइज भी कर सकते हैं ना। सो इस क्लास को आप 2x पे लगा के या फिर जितने में आपको समझ में आ जाए उतने स्पीड से आप चीज़ों को 1 से 2 बारी सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और चैप्टर 5 है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। सो यहाँ पे छोटा सा फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, दांत मंजन, दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सिलिका, चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस तरह के विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं, यानी कि क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और फ्लोराइड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ ये क्या करता है, दांतों को गलने से रोकता है, ठीक है। फ्लोराइड जो है क्या कर रहा है, दांतों को गलने से रोकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2 फैक्ट जो मैंने आपको बताया, इतना आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें एक बारी रीड कर लेंगे, दैट विल बी इनफ। आगे आते हैं तो भाई खनिज क्या है ना। अगर हम खनिज की बात करते हैं, सो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान रूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज अनेक रूपों में हमें पृथ्वी पर पाया जाता है ना, जिसमें से कठोरतम अगर देखते हैं तो हीरा हो जाता है, और सबसे नरम देखें तो चूना तक सम्मिलित इसमें हो जाते हैं ना। अब हम खनिज को और अच्छे से अगर समझते हैं तो जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं। और कुछ चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बना हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चट्टानें होती हैं जिसमें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिज का योग आपको मिलता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई ये चट्टान मिल गई आपको, है ना, कोई पत्थर का बड़ा टुकड़ा मिल गया, जिसमें अगर चूना पत्थर की बात करते हैं तो ये सिर्फ अकेला ही होता है, एक ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जो एक ही पत्थर में कई सारे प्रोपोर्शन में आपको मिल जाता है ना, तो इस तरह से भी होता है। आगे क्या कहते हैं कि अगर हम खनिज के प्रकार की बात करते हैं ना, तो खनिजों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, तो मेनली 3 भागों में किया जाता है। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में आपके लौह धातु आ जाते हैं, अलौह आ जाते हैं और बहुमूल्य। अगर अधात्विक में देखते हैं तो ये सारे आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे ऊर्जा खनिज में आ जाएंगे। लौह धातु में कौन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें लोहे के अंश थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये हो जाएगा। अलौह में क्या हो जाता है, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सारे अलौह में आ जाते हैं। और बहुमूल्य खनिज की बात करेंगे तो सोना, चांदी और प्लैटिनम आ जाएगा आपका। और इस तरह से अधात्विक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो खनन है, जहाँ भी माइनिंग वगैरह की जाती है ना, खनन का आर्थिक महत्व तभी माना जाएगा जब अयस्क में खनिजों की पर्याप्त मात्रा उसमें उपलब्ध हो। यानी कि मान लीजिए कोई चट्टान है और वो हमारे लिए लाभप्रद तभी होने वाला है जब इसमें मान लीजिए कि 100% में से 80% हमें खनिज मिल रहा हो और सिर्फ 20% वेस्टेज हो, ठीक है। तो अगर 80% खनिज है तभी वो हम उसको एक तरह से एक अयस्क के रूप में लेंगे, ठीक है, एक अयस्क के रूप में लेते हैं, और वो हमारे लिए आर्थिक महत्व को एक तरह से सिद्ध करता है ना। सो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब ये जो अयस्क है वो मिलता किन किन चट्टानों में, चट्टानों के प्रकार आपने पढ़े हैं कि 3 तरह के सैल होते हैं, चट्टान होते हैं। सो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों और जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है ना, ज्वालामुखी चट्टान कैसे बनते हैं, ये जो ज्वालामुखी वगैरह होती है ना, उसके जो नीचे लावा होता है, ये लावा जब गर्म होकर के यहाँ से निकलता है तो उसी से जो सबसे नया होता है वो आग्नेय हो जाता है, फिर वो कायांतरित, और उसके बाद वो चेंज हो जाता है किसमें, तो ये आपका चौथा यानी कि अवसादी चट्टान में, सॉरी 3 प्रकार होते हैं ना, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें। तो इस तरह से
ये यहाँ पे बनेगा, और बीच बीच में यहाँ पे दरारें भी होती हैं जहाँ से ये जो लावा है यहाँ से तो निकलता ही है मेन पिघल के, इन दरारों से भी कहीं ना कहीं ये निकलता है। तो इस तरह से यहीं पे जो क्या बोलते हैं अयस्क है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। कौन कौन से अयस्क हैं, तो जैसे जस्ता हो गया, तांबा, जिंक, सीसा आदि इस तरह के शिराओं और व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं ना। शिरा जैसे विंस की तरह वो हमें नज़र आती हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। जैसे कि कोयला कई सालों के बाद दबे कुचले है ना, फिर वो हमें मिल जाते हैं इस तरह से। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन भी होता है ना, जैसे कि बॉक्साइट इसी विधि से प्राप्त होता है हमें। और नेक्स्ट है आपका कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लस निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, और इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। और इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम होता है ना। मान लीजिए कि ये कोई चट्टान थी, ये प्रॉपर ऐसे पहाड़ था, कोई ढलान थी ऐसा कह लीजिए, है ना। और इधर से बारिश का पानी हो या नदी का पानी हो या कुछ भी हो, इस तरह से पानी वगैरह यहाँ से होते हुए जाता है ना। और जो चट्टान होती है इसमें बीच बीच में दरारें आपको देखने को मिलती हैं। तो इन दरारों से कुछ ऐसे खनिज वगैरह इन्हीं दरारों से निकल के आ रहे होते हैं। तो इस पानी के साथ में, और नीचे मान लीजिए कोई नदी है, पानी है, ठीक है प्रॉपर, तो इसके थ्रू क्या होता है, हवा हो या फिर पानी हो, बारिश का पानी हो, उसके साथ में खनिज भी यहाँ पे जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं इसकी तलहटी में। इसे ही कहा जाता है प्लसर निक्षेप। अब जो ऐसे खनिज हैं जिनमें घर्षण नहीं होता है या फिर जिनमें जंग नहीं लगता है, एक तरीके से ख़राब नहीं होते हैं, वो तली में जमे रहते हैं। और जो जिनमें एक तरह से ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाता है, वो बेकार हो जाते हैं एक वक्त के बाद में। और जो बचे रह जाते हैं जैसे कि सोना, चांदी, इन सभी में कभी भी आपको जंग लगता हुआ नज़र नहीं आता। इनका कलर भले ही चेंज हो जाए, बाकी चीज़ें इस तरह से नहीं होता है ना। तो वो आपको मिल जाता है और उसको आप ईजिली निकाल लेते हो वहाँ से। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं, नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन, ये सभी आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एक रोचक तथ्य दिया गया जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, रैट होल माइनिंग जिसे कहा जाता है। रैट होल माइनिंग, जैसे कि नाम है, चूहे की तरह बिल बना करके उसमें जो भी खनिज वगैरह होते हैं चुपचाप निकाल लिया जाता है ना। और ऐसा किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, तो जोवाई व चेरा पूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल माइनिंग या खनन कहा जाता है। और इस चीज़ को कम्प्लीटली बैन, अवैध घोषित कर दिया है किसने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलाप को कम्प्लीटली अवैध कर दिया है। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इसको कोई इंसान, कोई वहाँ आसपास रहने वाले लोग इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो ये फैक्ट आप समझ चुके हैं। और इसके बाद क्या है कि भाई प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। और प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। और प्रायद्वीपीय जो सैल हैं, पहाड़ हैं, क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ खनिज हैं उनको स्पेशली जानेंगे, प्रकार कितने होते हैं और कौन सा सबसे अच्छा खनिज माना जाता है। जैसे कि लौह खनिज की बात करते हैं, तो ये 3/4 भाग पे आपका लौह खनिज जो है ना, वही एक तरह से देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपका आयरन और लौह अयस्क की बात करते हैं। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ भी मानी जाती है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मजबूत माना जाता है ना। हर एक इंडस्ट्री में इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे तो मैग्नेटाइट जो होता है, ठीक है, लौह अयस्क का एक प्रकार है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है ना। और ठीक है,
और जिसमें लगभग अगर हम लोहांश देखते हैं यानी कि आयरन की मात्रा तो 50 से 60% ही हो जाती है ना। यानी कि एक हेमेटाइट हो गया और दूसरा पहला मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छा माना जाता है, दूसरे नंबर पे हेमेटाइट आ जाता है जिसमें सिर्फ 50 से 60% ही जो आयरन है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ पे, किन किन जगहों पे। सो ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, इन सभी जगहों पे स्पेशली मिलता है। बाकी और जगहों पे भी आप देख सकते हो ना। अगला क्या फैक्ट दिया गया है कि कन्नड़ भाषा में कुதிरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। ठीक है, और बिला डिला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती है जिसके कारण इसका नाम ये रख दिया गया था। ठीक है, बेला डिला मतलब कि थोड़ा सा उसका आकार जो है वो बैल के सींग की तरह है, डम कह सकते हो, जो उसमें एक तरह से ये संरचना पीठ में पाई जाती है ना, उसकी तरह नज़र आता है, तो इस वजह से इसका नाम इस बेला डिला रख दिया गया था। बात करते हैं कि भारत में जो लौह अयस्क है उसकी पेटियाँ कहाँ कहाँ पर है ना, कहाँ से आपको ये लौह अयस्क मिलते हैं ना। तो ये पेटियाँ आपका उड़ीसा झारखंड पेटी हो जाती है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी हो जाएगा ना। तो ये इसमें जगह भी आपको मेंशन है, आप समझ जाओगे ना। बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी हो जाएगी आपकी। और इसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा पेटी, जहाँ से आपका जो आयरन ओर है, लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद आ जाता है मैग्नीज, जो कि इसमें भी थोड़ा बहुत लौह के जो अयस्क हैं वो पाए जाते हैं। उसमें कुछ क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। मैग्नीज जो होते हैं मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में यानी कि स्टील के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है ना। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इस्पात होता है, स्टील होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, तो उसको हार्ड बनाने के लिए मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इस चीज़ को आप इंडिया के मैप में भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करी गई ना, जैसे लौह अयस्क हो गया, लौह अयस्क के खाने कहाँ कहाँ पर देखने को मिली, अलग अलग सिंबल से यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हो ना। स्पेशली आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाते हैं कि खान कहाँ पे लौह अयस्क के पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अलौह खनिज की बात, जैसे हमने करी थी, ऊपर टाइप हमने देखे थे। तो अलौह खनिज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो भारत में अलौह खनिज की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि तांबा, बॉक्साइड, सीसा, सोना, चांदी, इन सब बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा है, मतलब एकदम से भी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। और तांबे की बात करेंगे तो तांबे क्या है, भारत में तांबे का भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब बहुत कम है। और ये क्या होता है, घातवर्धन होता है, मेलेबल होता है, यानी कि इसको ईजिली पीट पीट करके इसके तार वगैरह तांबे के, जैसे कि हमारे यहाँ इस्तेमाल ही किया जाता है कॉपर वायर, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। मध्य प्रदेश का बालाघाट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। एमपी का बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं। झारखंड का सिंहभूमि जिला तांबे का उत्पादन करता है, और राजस्थान का खेतड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का खेतड़ी, झारखंड का सिंहभूम और मध्य प्रदेश का बालाघाट, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं, खदानें हैं, जहाँ से तांबा जो है प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाता है, इसमें अत्यधिक घातवर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी भी पाई जाती है ना, वही चीज़ जो हमने कॉपर में देखी थी, यानी कि ईजिली इसके तार बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है कि किस राज्य में कितना परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में देखने को मिल रहा है, क्या, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। अब देखते हैं चूना पत्थर को। तो चूना पत्थर जो है कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, या अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। ठीक है, उद्योग लाइक जो सीमेंट उद्योग वगैरह होता है ना, वहाँ पे चूना पत्थर का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है, एक एज अ अच्छा ये आपके आधात्विक खनिजों में आ जाते हैं। ठीक है, अभ्रक हो गया और चूना पत्थर
जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी अधात्विक खनिज में आती हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी। अब खनन से कुछ जोखिम खतरे भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई। पोल्यूशन भी होगा, जो भी खान वगैरह में जाते हैं, जो कोयले की खानें होती हैं या फिर किसी भी तरीके की कह लीजिए ना, तो मौत का भी खतरा होता है और पोल्यूशन भी होता है ना। जिंदा भी रह गए तो मतलब इस तरह से पॉल्यूटेड चीज़ें उनके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ऊर्जा संसाधन हमारा लास्ट तीसरा प्रकार था। तो ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है ना। अब ये गैर परंपरागत और परंपरागत क्या होते हैं हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि परंपरागत साधनों में लकड़ी हो गया, उपले हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है भाई, कोयले के जो भंडार है वो सीमित हैं और इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। लकड़ी हो, उपले हो, प्राकृतिक गैस हो जिसे हम सीएनजी कहते हैं, ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं और अगर हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो एक वक्त के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब परंपरागत साधनों में वो आते हैं जिनका भंडार बहुत ही सीमित है, ठीक है। और गैर परंपरागत में जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई है ना, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, ये सारे कैसे होते हैं, ये अनलिमिटेड हैं। जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करें ना, उस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो कौन कौन सी ये पूछा जाता है आपसे, हो सकता है आपको दे दिया गया बायोगैस, बताइए परंपरागत है या गैर परंपरागत है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि बायोगैस हो, परमाणु ऊर्जा शक्ति हो, ज्वारीय शक्ति हो, भूतापीय हो, पवन हो, सौर ऊर्जा हो, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, गैर परंपरागत है। यानी कि हम जितनी बार चाहें इनको एक तरह से फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब है नेचुरली है, एग्जिस्ट करती हैं, है ना, हम पे डिपेंड नहीं करती है ना, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो या फिर बायोगैस वगैरह हो। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि हमने देख लिए थे कौन कौन से। तो कोयला की बात करेंगे तो कोयला भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन माना जाता है, फॉसिल फ्यूल माना जाता है। कोयले का जो निर्माण है पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, यानी कि जब वो ज़मीन के नीचे दबे रहे हैं, सोचिए लाखों साल, इतना वक्त लगता है कोयले को बनने में। तो अगर वो ख़त्म हो गया एक बारी तो क्या मतलब चीज़ें किस तरह से आप रिकवर कर पाओगे ना, काफ़ी वक्त लगने वाला है। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले को अनेक रूपों में डिवाइड किया गया ना। जैसे कि हमने लोहे के टाइप पढ़े थे, वैसे ही कोयले भी कुछ इस तरह के पाए जाते हैं। जैसे कि दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है, उन्हें हम लिग्नाइट कहते हैं, जो कि एक निम्न कोटि का भूरा कोयला माना जाता है। निम्न कोटि का मतलब थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, लिग्नाइट होता है ना। और अगला है कि यह मुलायम होने के साथ 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 ये परंपरागत जो ऊर्जा है ना, जैसे कि कोयला, इन सब का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे इंडिया में, आप मैप में देख सकते हो ना। ये पीडीएफ आपको शेयर ही कर दूंगी, आप इजीली वहाँ पे देख पाओगे। जैसे कि नम की बात करी थी हमने, तो नमी युक्त होता है और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार जो है तमिलनाडु के नैवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग भी इनका किया जाता है। और बात करेंगे कि गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहा जाएगा और ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं। अगला कह रहे हैं कि एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला माना जाता है। अभी तक हमने 3 कोयले के प्रकार देख लिए, जिनमें से सबसे बेहतर आपका एंथ्रेसाइट माना जाता है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना, ठीक है। और आपका दूसरा हो जाता है टर्शियरी निक्षेप, ठीक है। आप गोंडवाना की बात करेंगे तो गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड का एरिया हो जाएगा, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी की बात करेंगे, दूसरा वाला जो था हमारा टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोयले का क्वांटिटी किस एरिया में जाता है, गोंडवाना में है या टर्शियरी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है ना। फिर आ जाता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं, जो कि कच्चा तेल है। और
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि कच्चा तेल से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करी जाती है ना। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ से ये फैक्ट हो जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि भारत में मुंबई हाई है, गुजरात हो गया, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, और असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र भी माना जाता है। सबसे पहले यहीं पे जो तेल है, पेट्रोलियम है, वो पाया गया था ना। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुग रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं। किसके? तो असम के। सबसे पुराना, सबसे पहली बारी असम से मिला था, बाकी सबसे ज़्यादा जो है मुंबई हाई से प्राप्त होता है, गुजरात से, और असम प्रमुख जो है हो जाते हैं पेट्रोलियम के उत्पादन में। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, नेचुरल गैसेस, जो कि पेट्रोलियम के ऊपरी लेयर पे ही देखने को मिल जाता है ना, जिसे हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई, देखिए जहाँ पे पेट्रोलियम होगा वहाँ पे आपको ये प्राकृतिक गैस भी मिलने वाली है। अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं, और पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ पे पेट्रोलियम होगा वहाँ वहाँ प्राकृतिक गैस भी आपको मिलेगा ना। आणविक और तापीय ऊर्जा के बारे में इधर बताया गया है। बात करते हैं कि जो विद्युत है मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न करी जाती है ना। एक तो होता है जहाँ पे बांध बना करके जल के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा हाइड्रो टरबाइन चला करके। दूसरा है ईंधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सभी के हेल्प से टरबाइन को चला करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे तेज बहते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो जो कि एक नवीकरण योग्य संसाधन माना जाता है जल को, ठीक है। और भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना। ये 3 ऐसी हैं, और भी हैं। फिलहाल ये आप मान के चलेंगे कि इनका यहाँ पे बांध बना करके विद्युत उत्पादन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में जो आपके नवीकरण योग्य संसाधन हो जाते हैं ना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो ऊपर भी हम दे करके आए हैं परंपरागत और गैर परंपरागत में, वैसे ही आपके नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं ना। तो नवीकरण कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, ये सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए गैर परंपरागत साधन भी कहा जाता है ना, जैसे कि आपने देख लिया। तो जो गैर परंपरागत होते हैं वो सारे ही नवीकरणीय होते हैं, और जो परंपरागत होते हैं वो सारे ही कैसे होते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के योग्य माने जाते हैं। और यहाँ पे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की बात करते हैं, तो जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। और केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है, देखने को मिल जाती है हमें। और इसके बाद देखोगे आप ना, तो पवन ऊर्जा, जैसे कि आप देख सकते हो कि पवन ऊर्जा कहाँ कहाँ किस तरह से उसका इस्तेमाल करके चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ना। खैर बायोगैस की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बने भी हैं। TRE 1, 2, 3 जितने भी हो चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार होता है ना, उसका उपयोग करके बायोगैस का जो है निर्माण किया जाता है, ठीक है। बायोगैस जैसे गोबर गैस के नाम से भी पशुओं का गोबर प्रयोग करके ना संयंत्र जो है ग्रामीण में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं, जो कि एक नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है। आपका नवीकरण कह लीजिए, या फिर साथ में इसी को गैर परंपरागत भी कहते हैं ना। और ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे, तो जैसे कि भारत में खंबात की खाड़ी इधर गुजरात में है, कक्ष की खाड़ी भी गुजरात में है, पश्चिमी तट पर गुजरात में, अच्छा लिखा भी है, ठीक है, तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, और साथ में सेम ही चीज़ को कहा जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो कौन सी किस कैटेगरी में आता है, उन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए ना।
सो तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि नवीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है और अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में दिए गए हैं आप चाहें तो बिल्कुल सॉल्व करें, है ना। और इस क्लास की पीडीएफ्स वगैरह सारी ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। तो क्लास 10th जल्दी ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम साइंस की क्लासेस भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।